हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइस एक बार फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइस आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी एनएम 5272 भर्ती क्लास को लेकर। देखिए क्लास नंबर 19 है, ठीक है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि परेशान ना हुआ करें, ठीक है। जो लोग फ़ी दिए हैं, ठीक है, फ़ी दिए हैं भैया 200 रुपये, तो क्लास को लेकर परेशान ना हुआ करें। क्लास आपको सब करवाई जाएंगी, ठीक है। समय लग सकता है 1 दिन 2 दिन, लेकिन क्लास आएगी ही आएगी, ठीक है। और मैंने बोल के भी रखा है कि भैया आप लोग इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। थियरी आपको हम करवा देंगे, ठीक है। थियरी करवाने के बाद देखिए आपके एग्ज़ाम तक 3 बार आपके सारे के सारे सिलेबस को 3 बार रिवाइज़ करवाऊँगा, ठीक है। अभी हमारा सेशन जो चल रहा है थियरी टॉपिक वाइज़, थियरी के साथ-साथ एमसीक्यू प्लस प्रीवियस ईयर पेपर एक साथ लेके चल रहे हैं। ये जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद आप सभी के केवल एमसीक्यू हर एक टॉपिक से 100 एमसीक्यू का सीरीज चलेगा। तो आपको बिल्कुल तैयारी बहुत ही अच्छे से हो जाएगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और एग्ज़ाम जब होगा, अप्रैल में होगा, तो आप खुद ब खुद बोलेंगे कि सर अब हम नहीं पढ़ेंगे, बहुत पढ़ लिया है, आपने बहुत तैयारी भी करवा लिया है, रिवीजन भी करवा लिया है, अब ज़रूरत नहीं है। आप खुद बोलेंगे, इतना वीडियो इतना हर एक चीज़ आ जाएगा, ठीक है। अभी हम और चीज़ों पे लेके परेशान हैं, आप लोगों को पता ही है। और भी कई कॉल्स आ रहे हैं कि सर जो लोग जैसे और टीचर से पढ़ रहे हैं, ठीक है, फ़ी कम करवा दीजिए। तो टीचरों से बात करना, उनसे रिक्वेस्ट करना कि छात्रों को फ़ीस कम कर दीजिए, ठीक है। और भी वेटिंग लिस्ट को लेकर हल्का ही परेशान, और भी भर्तियों को लेकर हल्का ही परेशान, हर एक चीज़ों को लेकर रहता है काम, ठीक है। तो आप लोगों के लिए कंटेंट भी बनाना होता है, ठीक है। और कंटेंट ऐसा रहना चाहिए कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो। हमारा ये काम नहीं है कि भैया कहीं से उठा के लाओ, कंटेंट उठा के पढ़ा दो डेली, ठीक है। और हमारे पास ना तो टीम की ही ज़रूरत है और ना ही हम एक बिजनेस चलाते हैं कोचिंग का। बड़ी सिंपल सा फंडा है भैया, आप लोगों के लिए निस्वार्थ भाव से मदद करना, और जो हम कर रहे हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी एनएम क्लास नंबर 19 जो पढ़ने वाले हैं हम। 17 आप सिलेबस खोलोगे, ठीक है। सिलेबस जैसे ही खोलोगे वहाँ पे 16 नंबर पे आपको संक्रामक रोगों का नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु समान उपाय, और 17 नंबर पे संक्रामक रोग लक्षण बचाव उपचार डिप्थीरिया काली खांसी टेटनस पोलियो, ठीक है, तपेदिक चिकन पॉक्स कंठमाला जिसको गलसुआ बोलते हैं, रूबेला आंध्रस हेपेटाइटिस रेबीज मलेरिया डेंगू फाइलेरिया काला आजार टेकोमा खुजली एमटी एचआईवी एड्स इन्फ्लुएंजा लिम्फोड पायरोसिस शोषण संक्रमण दम रोग कृमि संक्रमण कुष्ठ रोग, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा 16 और 17 नंबर पे। सिलेबस आप देखोगे तो वही हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। पार्ट 1 है, ठीक है, पार्ट 1 है, हो सकता है पार्ट 2 आए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है। आप लोग भी नहीं देख पाते हैं पूरा। और इस दोनों से आपके एग्ज़ाम में मिनिमम 5 नंबर मैक्सिमम 7-8 नंबर पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। और विद प्रूफ भी बताते हैं, दिखाते भी हैं कि भैया हमने जो थियरी पढ़ाया है, और आपके सामने प्रश्न उठा के रख देते हैं। और भी ऐसा प्रश्न उठा के रखते हैं जो आपके यूपी ट्रिपल एस सी एनएम में ही पूछे गए हैं, और आप बड़े आसानी से कर भी लेते हो, ठीक है। तो इसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो कंटेंट पढ़ाया जा रहा है इसकी फ़ी अगर हम रख देंगे तो भैया, या फिर आप फ़ी दे के पढ़ भी रहे होंगे तो 2000 रुपये इसी कंटेंट के नाम पे ले रहे हैं सभी टीचर लोग। तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है, तो इसकी वैल्यू को समझें, ठीक है। इस मेहनत की वैल्यू को समझें, बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। एक बार आप लोग पढ़ लें। देखिए भैया हमें पता है कि आप बहुत कुछ पढ़े हैं, आपको बहुत कुछ जानकारी होगा, लेकिन ऐसी चीज़ें बता दी जाती है इस वीडियो में, ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आज तक आपने जाना भी नहीं हुआ होगा। बाकी भैया फ्री की चीज़ें की वैल्यू नहीं, कदर ही नहीं रहती है, तो सभी को पता है, ज़माना ही है। अगर आपको फ्री में कोई चीज़ मिल जा रहा है, मुफ्त में मिल जा रहा है, तो उसकी कदर नहीं होती है, उसकी कदर कोई नहीं करता है, ठीक है। हमें भी मिल जाता है, हम भी कदर नहीं करते हैं, तो आपको भी मिल रहा है तो आपको भी कदर नहीं है। इसी को लेकर 200 रुपये फ़ी भी दिया गया था, और 200 उन्हीं को पीडीएफ भी मिल रहा है भैया, पीडीएफ मिल रहा है जो फ़ी दिए हैं, ठीक है। बाकी लोगों को वीडियो मिल रहा है, कुछ लोग वीडियो को देखकर भी नोट्स बना रहे हैं, कुछ लोग पीडीएफ लेके पढ़ रहे हैं, कोई प्रिंट आउट करवा रहा है, हर एक अपने स्तर से कर रहा है जो सीरियस है, ठीक है। तो उन्हीं के लिए मैं वीडियो भी बनाता हूँ। बाकी और लोग क्या सोचते हैं, कहाँ से पढ़ते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता है। अपना प्रयास है निस्वार्थ भाव से आप सभी की मदद करना, वो मैं कर रहा हूँ, ठीक है।
तो चलिए हम टॉपिक पे चलते हैं। सभी को पता है, जो लोग शुरू से अंत तक जुड़े हुए हैं सभी को पता है, एनम 5272 भर्ती जब नहीं आई थी तब स्वीट कॉर्न मेडिकल अड्डा यूट्यूब चैनल क्या कर रहा था और अब क्या कर रहा है। सभी को पता है कितना स्वीट कॉर्न मेडिकल अड्डा यूट्यूब चैनल आप सभी के लिए समर्पित है, कितना सपोर्ट करता है। भैया जो भर्ती नहीं निकलवाने के लिए एक परिश्रम मेहनत नहीं किया, आज वो कहाँ से कहाँ है और हम कहाँ से कहाँ है। और ये मैं लेता भी नहीं क्रेडिट, मैं सारा क्रेडिट उन्हीं लोगों को दे देता हूँ। भैया आप ही रखो अपने पास क्रेडिट, हमें तो मदद करना है, हम मदद कर रहे हैं, ठीक है। बाकी जो है सो है, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपको संक्रामक रोग पढ़ने से पहले आपको रोग समझना होगा। रोग क्या है, रोग किसे कहते हैं, ठीक है। तो आपको फिगर में दिखाई दे रही है एक महिला, ठीक है, एक महिला का फोटो दिखाई दे रहा है। अब ये क्या कर रही हैं, ये दोनों हाथ से अपने नाक को बंद कर रही हैं, ठीक है, बंद किए हुई हैं। तो रोग क्या है, हेडिंग डालना है रोग, ठीक है। आपको ब्लैक पेन से, ठीक है, हेडिंग डालना है। एक सेकेंड, ब्लैक पेन से हेडिंग डालना है, ब्लैक पेन से हेडिंग डालना है या फिर आप जैसे डालते हो, ठीक है। ब्लैक पेन के अलावा जो भी यूज़ करते हो, ठीक है, कलरफुल जो भी यूज़ करते हो, हेडिंग डालना है। क्या, जब शरीर के एक या अधिक अंगों या तंत्रों के प्रकारों पर ध्यान देना है, जब शरीर के एक या अधिक अंगों या तंत्रों के प्रकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और विभिन्न चिन्ह और लक्षण प्रकट करता है तो हम कह सकते हैं कि हमें रोग है। जैसे कि ये देखिए, ठीक है, ये क्या कर रही हैं, ये अपना नाक बंद करें। देखने से क्या पता चल रहा है कि भैया इनको सांस लेने में कठिनाई है और इनको एक कॉमन कोल्ड, ठीक है, जुकाम हुआ है, ठीक है, जुकाम हुआ है और नाक इनका ब्लॉक हो चुका है और नाक को बंद की हुई है क्योंकि इनकी दिक्कत है जुकाम को, ठीक है। तो इनके नाक जो है, ठीक, इनका नाक जो है सही तरीके से कार्य नहीं कर रहा है, ठीक है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है इनके अंगों या तंत्रों के। देखिए यहाँ पे अधिक अंगों या तंत्रों के प्रकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, विभिन्न चिन्ह लक्षण प्रकट कर रहे हैं। बहुत से सिम्टम हमको दिखाई दे रहा है, इनका नाक ब्लॉक हुआ है, खांसी आ रहा है, ठीक है, आँख भी लाल है, तो हम बता सकते हैं कि इनको कॉमन कोल्ड है, कॉमन कोल्ड के साथ फीवर भी है। इस चीज़ को देखने से पता चल रहा है, सिर्फ लक्षण से प्रकट कर रहा है, ठीक है। तो वही चीज़ हो गया। रोग क्या कहते हैं भैया, जब शरीर के एक या अधिक अंग या तंत्रों के प्रकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और विभिन्न चिन्ह और लक्षण प्रकट करता है तो हम कह सकते हैं कि हमें रोग हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे रोग कितने प्रकार के होते हैं। मेनली दो पार्ट में आप बांट सकते हो रोगों को। कौन कौन से भैया, जैसे कि ये देखिए, ये महिला यहाँ पे आ गई है, ठीक है। तीव्र रोग होता है, एक दीर्घकालिक रोग होता है। तीव्र रोग, जो इस रोग की अवधि कम होती है, इस रोग की अवधि कम होती है, जैसे खांसी जुकाम। देखिए खांसी जुकाम में क्या है, मैंने बोला था ना ये महिला इनको खांसी जुकाम है, तो ये 3 से 4 दिन में कवर हो जाता है, रिकवर हो जाता है, ठीक हो जाता है 3 से 4 दिन में। और ये जल्दी होता है, जल्दी ठीक हो जाता है, ठीक है। कभी कभी आप देखते होंगे महीने में 2 बार जुकाम हो जाता है, कभी कभी महीने में 3 बार भी जुकाम हो जाता है, लेकिन वो 3 दिन रहता है, 4 दिन उसके बाद सही हो जाता है। लेकिन दीर्घकालिक रोग ये रहता है भैया, ये लाइफ टाइम भी रह सकता है, ठीक है। ये दीर्घकालिक रोग होता है, ये लाइफ टाइम भी रह सकता है, यहाँ पे लिखा भी है। इस रोग की अवधि लंबी या जीवन पर्याप्त होती है, जैसे कि फीलफाउ, एड्स आदि, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा फिगर में। अब नेक्स्ट हम देखेंगे भैया, इन सब चीज़ों को आप थोड़ा देख लेना। स्वास्थ्य व्यवस्था है जिसके अंतर्गत शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक, ये जो हम पहले ही चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। फाइबर्स के बारे में आपको देखना है, फाइबर्स क्या करना चाहिए, ठीक है। फाइबर्स के बारे में थोड़ा देख लेना है कि क्या करना चाहिए। जैसे ये आपको फिगर में दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, मल पदार्थ है। अब यहाँ पे मल पदार्थ को हमको तरल मल पदार्थ से तरल पदार्थ को सुरक्षित करना है, ठीक है। उंगलियों को अपने सुरक्षित रखना है, मक्खियाँ या कीड़े से सुरक्षित रखना है, खेत के मैदान, ठीक है, और यहाँ पे बाढ़, ठीक है। इन सब चीज़ों को लेकर देखिए, तरल पदार्थ में क्या है, जल स्रोत को सुरक्षित रखें और जल का उपचार व संचय सावधानी से करें और खाना बनाने या खाने से पूर्व हाथ धोएं, ठीक है, मल त्याग के बाद हाथ धोएं, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है भैया, खाद को ढक कर रखें, ठीक है, ताकि मक्खियाँ ना आए, मक्खियों को नियंत्रित करें, ठीक है। उसके बाद उपयोग करने के पूर्व, अब देखिए खेत मैदान में उपयोग करने से पूर्व सब्जियां व फल को साफ करें, खुले में मल त्याग ना करें, उचित जल निकासी
व्यवस्था और जल का उपचार करें। स्वच्छता, साफ सफाई एक स्वस्थ व्यक्ति होता है, ठीक है। इन सब चीज़ों से लेकर तभी स्वस्थ रहेगा, ठीक है। अब देखिए, अब आपको स्वास्थ्य के प्रभावित करने वाले कारक ये तो पता ही होगा ना, आनुवंशिकी, विकास, संक्रमण, जीवन शैली, ये सभी चीज़ें तो पता ही होगा। दो चीज़ आपको ध्यान रखना है क्या, ठीक है। रोग के अध्ययन को, ठीक है, रोग के अध्ययन को पैथोलॉजी कहते हैं, और जो उसके कारक होते हैं, रोग के कारक जो होते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं भैया, उसको क्या बोलते हैं, उसको यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा है एटियोलॉजी, ठीक है, एटियोलॉजी। देखिए, मानव में रोग उत्पन्न करने वाले जैविक कारक कौन कौन से हैं। मानव में रोग पैदा करने वाले जैविक कारक कौन कौन से हैं। पैरासाइट, प्रोटोजोआ, फंगी, ठीक है, और वायरस। स्ट्रक्चर भी दिया है, कैसे कैसे होते हैं, उनका फिगर भी दिया है, समझाया भी है, ठीक है। ये जो लोग देखिए, जो लोग फ़ी दिए हैं भैया, 200 रुपये देकर फ़ी आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। बहुत मामूली सा फ़ी है, ठीक है। इतना तो आप खर्च कर देते हो डेली समोसा में ही। देखिए, अधिकांश परजीवी पैरासाइट रोगजनक होते हैं। क्या ये परपोषी के भीतर, ठीक है, क्योंकि ध्यान देना है, अधिकांश परजीवी रोगजनक होते हैं क्योंकि ये परपोषी के भीतर इसको अंतर परजीवी के रूप में या उसके ऊपर बाह्य परजीवी के रूप में रहकर उसे हानि पहुंचाते हैं। ये सारे पैरासाइट के फिगर दिया है, ठीक है, ठीक है, ये देख सकते हो, ठीक है, पैरासाइट। अब हम मेन जो पढ़ने वाले हैं, हम देखिए, मानव में रोगों को फैलाने वाले जैविक कारकों को वाहक कहते हैं, जैसे मच्छर हुआ, मक्खी हुआ, ठीक है, आदि। अब हम पढ़ेंगे भैया रोग। यहाँ पे देखिए, रोग के प्रकार बताया गया है, कौन कौन से रोग के प्रकार हैं। दो भागों में बांट दिया गया है, एक उपार्जित रोग, एक अनुवंशिक रोग। अब देखिए, उपार्जित रोग में क्या रहता है भैया, संक्रामक रोग जो आप पढ़ोगे, और असंक्रामक रोग जो आप पढ़ने वाले हो आज के लेक्चर में, ठीक है। आज की वीडियो में यही दो चीज़ों के बारे में देखने वाले हैं। उसके साथ साथ अनुवंशिकी रोग भी पूछता है, तो इसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। ये रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, संक्रामक रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से संचारित हो सकते हैं, जैसे कि टाइफाइड, ठीक है। डायरेक्ट प्रश्न बनता है, यहाँ से ध्यान देना है, डायरेक्ट प्रश्न बनता है। ऑप्शन दे देगा, निम्नलिखित में से बताइए कौन से असंक्रामक रोग हैं या फिर कौन से संक्रामक रोग हैं। तो टाइफाइड, एड्स, मलेरिया, सामान्य जुकाम, ये सभी संक्रामक रोग के उदाहरण हैं। और असंक्रामक जैसे कि मधुमेह, कैंसर, पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग, ये सभी असंक्रामक रोग हैं। अनुवंशिकी रोग कौन है, अनुवंशिक रोग कौन है, ये रोग जन्मजात व अंशागत होते हैं, जैसे कि हीमोफीलिया, डाउन सिंड्रोम, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, ये सभी अनुवंशिकी रोग हैं, ठीक है, जेनेटिक डिजीज है। उपार्जित रोग के बारे में हम देखने वाले हैं, क्या भैया, संक्रामक रोग, असंक्रामक रोग, रोगजनक, ठीक है। रोगजनक के बारे में देख लीजिए, कौन कौन से रोगजनक हैं। जीवाणु हैं, विषाणु हैं, कवक हैं, प्रोटोजोआ हैं, कृमि हैं, इत्यादि, ठीक है। संक्रामक रोग के ये सभी रोगजनक हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। और असंक्रामक के अजैविक कारक होते हैं, ठीक है। अब देखिए, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझ लीजिए थोड़ी देर के लिए, फिर अपने टॉपिक पे हम आते हैं, ठीक है। देखिए, संक्रामक रोग को फैलने के विभिन्न माध्यम, ठीक है, विभिन्न माध्यम। इसमें से देखिए, ये कोई व्यक्ति हैं, ठीक है, ये कोई व्यक्ति हैं, अब इनको कोई सी देखिए संक्रमित है, ठीक है, संक्रमित है, सपोज दैट इनको ट्यूबरक्लोसिस हुआ है, ठीक है। अब ये छींक रहे हैं, तो इनके छींकने का देखिए पूरा एरिया यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि रोगी की छींक से निकली सूक्ष्म बोधकों का क्षेत्र, ठीक है। अब देखिए, ये जो इन्होंने इनका ये छींका है, ठीक है, ये जो एरिया है, इनमें से कुछ भारी बूंद होते हैं, वो तुरंत नीचे ही गिर जाते हैं कुछ ही दूरी पे। यहाँ से ये खड़े हुए हैं, ठीक है, मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर के दिया है, तो भारी बूंद यहीं पे 2 मीटर के अंदर गिर जाते हैं। लेकिन जो हल्के होते हैं, ठीक है, जो हल्के, इसको ड्रॉपलेट बोलते हैं, बूंद हल्की होती है, थोड़ा दूर पे जाके गिरा हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, यहाँ पे 4 मीटर की दूरी पे, मतलब दूर दूर पे जाके रहा है, तो इन्हीं के माध्यम से ये वायु में फैला रहे हैं, ठीक है। ये वायु में अपना जो है इन्फेक्शन बैक्टीरिया के माध्यम से, इनके शरीर का जो इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया है जो, ठीक है, ये पूरे वायु में फैला हुआ है। अब कोई व्यक्ति यहाँ पे आएगा, वो भी इनकी चपेट में आ जाएगा, ठीक है, वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसको सरल किया गया है और फिगर के माध्यम से, ताकि और आपको समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ पे देखिए,
सपोज दैट कि ये संक्रमित व्यक्ति हैं और ये स्वस्थ व्यक्ति हैं, ठीक है। दो व्यक्ति खड़े हुए हैं। अब जो संक्रमित व्यक्ति हैं, ठीक है, ये व्यक्तिगत संपर्क से भी स्वस्थ व्यक्ति में आप इन्फेक्टेड कर सकते हैं। जैसे कि ये हाथ मिलाएं, ठीक है, हाथ मिलाने से अब ये दोनों हाथ मिलाएं, ठीक है, तो ये इन्फेक्टेड हैं ही, ये भी स्वस्थ व्यक्ति भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। और व्यक्तिगत संपर्क से जैसे किसिंग किया, ठीक है, किस के माध्यम से भी ये स्वस्थ व्यक्ति में इन्फेक्शन आ जाएगा इनका, ठीक है, इन्फेक्टेड हो जाएंगे ये भी। अब देखिए ये वायु में सांस लिए हैं, ठीक है, या फिर वायु में इन्होंने छींका, तो वायु द्वारा भी इनके स्वस्थ व्यक्ति के अंदर वो भी इन्फेक्शन आ जाएगा, ठीक है। और कुछ सामान जैसे कि कपड़े के माध्यम से, या इन्होंने जो चाय पिया, पानी पिया, उसका बर्तन इन्होंने यूज कर लिया बिना धुले हुए, ठीक, तो ये भी अब संक्रमित हो जाएंगे। अब देखिए मच्छर के द्वारा होता ही है, ठीक है, मच्छर के द्वारा, कीट के द्वारा होता ही है, और भोजन के द्वारा भी होता ही है, ठीक है। तो आप खुद समझ सकते हैं इस फिगर के माध्यम से किस तरीके से होते हैं, किस तरह से रोग फैलने के माध्यम होते हैं, ठीक है। इस चीज़ को आपको समझना होगा। देखिए संक्रामक रोग या फिर संचारी रोग आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, इसका कोष्टक में दूसरा नाम ये भी इम्पोर्टेंट है, संचारी रोग या फिर संक्रामक रोग। अब इसकी हम अवधारणा को समझेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे। संक्रामक रोग जिन्हें संचारी रोग भी कहते हैं, ठीक है, वे रोग हैं जो रोगजनक सूक्ष्म जीवों जैसे कि जीवाणु, वायरस, कवक या परजीवी द्वारा उत्पन्न होते हैं। ये सूक्ष्म जीव एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट संपर्क से फैल सकते हैं। उदाहरण के लिए मलेरिया हुआ, हैजा हुआ, तपेदिक, खसरा जैसी बीमारियां संक्रामक रोगों की श्रेणी में आते हैं। कौन कौन से आते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, ये लाइन इतना इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन डायरेक्ट प्रश्न बनता है यार, निम्नलिखित में कौन से संक्रामक रोग के उदाहरण हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तपेदिक, खसरा, ठीक है, ये जो दिया है, ठीक है, पूरा मलेरिया, तपेदिक, ये वाली लाइन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। हालांकि मुझे ये हाईलाइट कर देना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, आपको हम बता ही दे रहे हैं। अब देखिए संचारी रोगों का संचरण कई माध्यम से होता है, हमने आपको ऊपर फिगर के माध्यम से बता ही दिया था। अब यहाँ पे भी आपको ध्यान में रखना है कि जैसे व्यक्तिगत संपर्क हुआ, ठीक है, जब कोई व्यक्ति संक्रमित व्यक्ति के साथ शारीरिक संपर्क में आता है तो फिर व्यक्तिगत संपर्क के माध्यम से वो भी संक्रमित हो जाता है। अब वायु द्वारा, ठीक है, वायु द्वारा में क्या हमने बोला था, खांसने से, छींकने से, बात करने से भी होता है, ठीक है। अब देखिए पानी या भोजन के माध्यम से, दूषित पानी या भोजन का सेवन से, ठीक है। अब वेक्टर जो है भैया, वेक्टर के बारे में तो देख, जैसे मच्छर, मक्खी, ठीक है, ये सभी वाहक हैं जो रोगजनों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित करते हैं। तो चारों पॉइंट को आपको ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पे संचारी रोग का संचरण का कई माध्यम से होता है, जैसे पहला व्यक्तिगत संपर्क, दूसरा वायु द्वारा संचरण, तीसरा पानी या भोजन के माध्यम से, और चौथा रोग वाहक वेक्टर के माध्यम से। क्लियर। इन बीमारियों के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए इनके कारणों, ठीक है, इनके कारणों, संचरण के तरीकों और रोकथाम के उपायों को समझना आवश्यक है। देखिए पहले आपको ध्यान में देना है कि जनपदिक रोग विज्ञान क्या होता है, ठीक है, जनपदिक रोग विज्ञान क्या होता है। देखिए इंग्लिश में भी लिखा है, आपको इंग्लिश में भी दिखाई दे रहेगा। देखिए इसको समझना जरूरी है कि जनपदिक रोग विज्ञान या फिर एपिडेमियोलॉजी एक वैज्ञानिक क्षेत्र है जो जनसंख्या में रोगों के वितरण और उनके कारणों का अध्ययन करता है। इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से हुई। पहला क्या है, ठीक है, पहला एपी जिसका अर्थ है मध्य में, दूसरा डेमोस जिसका अर्थ है लोग, और तीसरा लोगोस जिसका अर्थ है विज्ञान, ठीक है। देखिए एपिडेमियोलॉजी न केवल, ठीक है, न केवल संक्रामक रोग के फैलने के तरीके केवल संक्रामक रोगों के फैलने के तरीके का अध्ययन करता है, उसके साथ साथ भैया ये रोगों के सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव को भी समझाता है। क्लियर। अब देखिए हम देखेंगे यहाँ पे परिभाषा, एपिडेमियोलॉजी की परिभाषा प्राचीन दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण से देखेंगे, दोनों तरीके से समझेंगे। प्राचीन दृष्टिकोण में जनपदिक रोग विज्ञान, ठीक है, जनपदिक रोग विज्ञान का अर्थ है कि संक्रामक रोगों की उत्पत्ति, उनके कारण और उनके प्रसार का अध्ययन। और भैया आधुनिक दृष्टिकोण है, ये क्या बोलते हैं कि यह विज्ञान मानव आबादी में
रोगों के प्रतिमान, उनके कारण और उन्हें प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करता है। ठीक है, क्या आधुनिक दृष्टिकोण से यह विज्ञान मानव आबादी में, ठीक है, मानव आबादी में रोगों के प्रतिमान, उनके कारण और उन्हें प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करता है। ठीक है, अब देखिए शब्दावली इसके क्या क्या है भैया। महामारी, ठीक है, स्थानिक रोग, ठीक है। महामारी में क्या कि यह किसी विशेष समुदाय में अपेक्षा से अधिक रोगियों की संख्या में अचानक वृद्धि से। और स्थानिक में क्या है, एंडेमिक में क्या है, किसी विशेष क्षेत्र में कोई बीमारी लंबे समय तक बनी रहती है। उदाहरण जैसे मलेरिया, ठीक है, मलेरिया। देखिए यततत्रिक में क्या होता है, यततत्रिक में किसी विशेष समय या स्थान पर बहुत कम मामलों में रोग का प्रकोप रहता है। भैया ये तो पता ही है, ये सभी को पता है, पेंडेमिक जब कोई बीमारी पूरे विश्व में फैल जाए, जैसे कोरोना, कोविड-19, ठीक है, तो आपको पता ही है। ठीक है, अब देखिए हम इसके कंसेप्ट को समझेंगे। ठीक है, एपिडेमियोलॉजी की कंसेप्ट क्या है, यहाँ पे देखिए निम्नलिखित कंसेप्ट हैं, जैसा कि पहला घटना दर, ठीक है, घटना दर, दूसरा प्रचलन दर, तीसरा मृत्यु दर। घटना दर में क्या रहता है कि यह दर किसी निश्चित समय अवधि में रोगों के नए मामलों की संख्या दर्शाता है। ठीक है, कि भैया आप कितने मामले आ गए हैं, पहले कितने थे, अब नए आज की डेट में कितने मामले। कोरोना के टाइम आपने देखा ना कैसे कैसे डेली, अरे भैया इलाहाबाद में 80 निकले थे, तो आप कितने आ गए हैं आज की डेट में, नए मामले और आ गए हैं 100, तो 180 हो गए हैं। तो घटना दर को यही आपका। और दूसरा प्रचलन दर क्या है, यह दर किसी विशेष समय पर मौजूद रोगियों की संख्या दर्शाती है। ठीक है, प्रचलन दर क्या है, किसी विशेष समय पर मौजूद रोगियों की संख्या दर्शाती है। क्लियर। मृत्यु दर में 1000 की संख्या पे देखा जाता है कि भैया 1000 संख्या मृत्यु दर, यह दर प्रति 1000 जनसंख्या पर होने वाले मृत्यु दर की संख्या दर्शाती है। ठीक है, कि 1000 में से 5 मर गए, 1000 में से इतने मर गए। अब बीमारी का फैलाव, कैसे कैसे फैलाव, ये चीज़ तो आप जान ही रहे हैं। संक्रामक रोगों का फैलाव मुख्य रूप से निम्नलिखित तरीकों से होता है। पहला सीधा संपर्क, दूसरा अप्रत्यक्ष संपर्क। सीधा संपर्क में डायरेक्ट कांटेक्ट में जब स्वस्थ व्यक्ति संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क में आता है, और इनडायरेक्ट में जब व्यक्ति दूषित वस्तुओं जैसे कि कपड़े, उनका बर्तन, ठीक है, कपड़े, बर्तन, फोमाइड्स का उपयोग करता है। ठीक है, अब देखिए वायु द्वारा खांसी, छींक या सांस के माध्यम से। ठीक है, अब वाहक के माध्यम से भी, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं, फिगर के माध्यम से भी, थियरी के माध्यम से समझा रहा हूँ। वाहक के माध्यम, वाहक क्या रहते हैं, जैसे मच्छर, डेंगू मलेरिया हुआ, ठीक है, और मक्खियाँ में जैसे हैजा हुआ, और पानी और भोजन से, ठीक है, दूषित जल या भोजन का सेवन, और टीकाकरण ना होना। ठीक है, जिन व्यक्तियों का टीकाकरण नहीं हुआ वे बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। देखिए रोग निरोध के स्तर, ठीक है, रोग निरोध के स्तर, लेवल ऑफ प्रिवेंशन। ठीक है, यहाँ पे देखना है बीमारियों की रोकथाम के 3 मुख्य स्तर होते हैं। पहला भैया प्राथमिक, ठीक है, प्राथमिक, दूसरा सेकेंडरी, तीसरा, ठीक है, पहला प्राथमिक, दूसरा सेकेंडरी, और तीसरा आपका यहाँ पे टर्टियरी, ठीक है, तृतीयक। तो आपको सभी को ध्यान में रखना है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक रोकथाम में क्या है भैया, इसका उद्देश्य क्या रहता है प्राथमिक, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना, आप लिख लेना नोट्स में, नोट्स बुक में। ठीक है, मोस्ट IMP, श्वेत कमल सर ने मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दिया है, एग्जाम में ये प्रश्न बनेगा, अभी से मैं बोल दे रहा हूँ। ठीक है, ये एग्जाम में आपके प्रश्न बनने वाला है, लिख के ले लो। ठीक है, इस टॉपिक से एक प्रश्न बनेगा। ठीक है, रोग निरोध के स्तर ये, ठीक है, लेवल ऑफ प्रिवेंशन से एक प्रश्न बनेगा। अब देखिए इसका उद्देश्य रोग को होने से पहले, इसका उद्देश्य रोग को होने से पहले ही रोकना है। सपोज दैट आप चल रहे हो, ठीक है, आप चल रहे हो, ठीक है, सपोज दैट आप रास्ते में चल रहे हो, ठीक है, आप रास्ते में चल रहे हो भैया, आप रास्ते में चल रहे हो, आप रास्ते में चल रहे हो, और आप रास्ते में चल रहे हो, ठीक है, और आपके पैर में कील चुभ जाती है। ठीक है, नुकीली से कील चुभ जाती है, तो आपको पता है कील चुभने से हमें टिटनेस हो सकता है। तो आपको पता है कि भविष्य में हमें टिटनेस हो जाएगा, तो हम क्यों ना अभी से ही टीका लगवा लें, टीका, ठीक है, टिटनेस लगवा लें। तो आपने क्या किया, आपने प्राथमिक यहाँ पे रोकथाम किया कि नहीं किया। ठीक है, तो वही चीज़ है कि प्राथमिक, इसका उद्देश्य क्या रहता है, प्राथमिक रोकथाम का उद्देश्य क्या रहता है,
रोग होने से पहले ही रोकना। इसमें स्वास्थ्य, अब देखिए ये इम्पोर्टेंट है, ये वाली लाइन इम्पोर्टेंट है। स्वास्थ्यप्रद जीवन शैली अपनाना, ठीक है। क्या भैया? स्वास्थ्यप्रद जीवन शैली अपनाना मतलब डेली का रूटीन आपको ऐसे फॉलो करना है, अपने आप को ऐसे ढालना है, ठीक है। अपने लाइफ का शेड्यूल ऐसे फिक्स करना है कि भैया वो स्वास्थ्यप्रद हो, ठीक है। आपको स्वस्थ भोजन खाना होगा, स्वस्थ कपड़े पहनना होगा, डेली नहाना होगा, अपने दाँत बाल को साफ करना होगा, ठीक है। हर एक चीज़ को ऐसा रूटीन व्यायाम करना होगा, समय से सोना होगा, समय से उठना होगा। तो यही स्वास्थ्यप्रद जीवन शैली को बढ़ावा देता है, ठीक है। जीवन शैली जो अपनाएंगे यही इसी से आपको मैक्सिमम यही रहता है कि भैया ये जो आप स्वास्थ्यप्रद जीवन शैली अपना रहे हो, इससे आपको बहुत कम चांस होता है कि रोग हो, ठीक है। आधा रोग तो ऐसे ही दूर हो जाता है, ठीक है। टाइम से खाना, टाइम से सोना, साफ सफाई से रहना, हर एक चीज़ करना, ठीक है। और रोगों को प्रसार को रोकने के लिए उपयुक्त कदम उठाना शामिल है, ठीक है। और ये चीज़ें ज़्यादा बचपन से ही सिखाई जाती हैं, ठीक है। बचपन से ही हमारे मम्मी पापा क्या करते हैं, बेटा ब्रश करो, जब हम जानने लायक हो जाते हैं, जब हमें समझ में आती है, ठीक है। बेटा ब्रश करो, ये टाइम हो गया ब्रश करो, नहा धो के रेडी होके स्कूल जाओ, ठीक है। टाइम से सो जाओ, टीवी मत देखो, हर एक चीज़ बचपन से ही तो करते हैं, क्योंकि उनको पता है अभी से हम आदतें डालेंगे, अच्छी चीज़ें बताएंगे तो हमारा बच्चा आगे चल के बीमार नहीं होगा। टीकाकरण करवा देते हैं, जो भी टीका रहते हैं बचपन में ही सारे टीके लगते हैं, क्यों? क्योंकि आगे बीमारियां ना हो, आगे बीमारियों का शिकार ना हो बच्चे को। तो ये सारा कुछ प्राथमिक रोकथाम ही करते हैं, ठीक है। ये सारा प्रोसेस जो होता है प्राथमिक रोकथाम के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि वो ऑलरेडी आपके माता पिता झेल चुके हैं कि भैया ये चीज़ें से ये चीज़ उनको पता है, इसलिए आपको बचपन में ही सारी चीज़ें बता देती हैं। आपने खाना खाते हैं, ठीक है। तो खाना खाने से पहले हाथ धुलने के लिए बचपन में ही सीखो ना। बचपन से ही सीखते सीखते बड़े हुए हो, और अब कॉलेजों में या फिर स्कूलों में आपने जो माँ बाप सिखा दिए हैं, वो कॉलेजों स्कूलों में भी वही चीज़ सीखते आ रहे हो, अब भी सीख रहे हो, अब भी पढ़ रहे हो आप ये सब चीज़। तो ये सारी बचपन ही की चीज़ें हैं। अब देखिए स्वास्थ्य के लिए मोटिवेट करना, जैसे कि स्वच्छता बनाए रखना, ठीक है। पौष्टिक आहार का सेवन करना, नियमित व्यायाम, स्वास्थ्य शिक्षा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, विशिष्ट सुरक्षा में क्या, टीकाकरण, ठीक है। दूषित पानी और भोजन से बचाव, व्यक्तिगत स्वच्छता, ये सभी प्राथमिक रोकथाम के अंतर्गत आते हैं। क्या क्या? पहला भैया स्वास्थ्य प्रोत्साहन, जिसमें कि स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्रेरित करना, पौष्टिक आहार सेवन के बारे में बताना, नियमित व्यायाम के बारे में बताना, और स्वास्थ्य शिक्षा देना। और विशेष सुरक्षा में क्या, जैसे टीकाकरण करवा देना। मैक्सिमम टीकाकरण बचपन में ही हो जाता है पूरा, ठीक है। तो प्राथमिक रोकथाम में ही होता है, ठीक है। अब दूषित पानी और भोजन से बचाव, व्यक्तिगत स्वच्छता, ये सभी चीज़ें हुई। देखिए अनुशंसकीय रोग निरोधक, ठीक है। सेकेंडरी द्वितीयक रोकथाम, इसमें रोग को शुरुआती लक्षणों की पहचान और उपचार शामिल है। कैसे भैया? सपोज दैट आपको फीवर हुआ, एक दिन पहले दिन फीवर हुआ, ठीक है। अचानक से फीवर हुआ आपको, आपने मेडिकल गए, ठीक है। पहले तो डायरेक्टली हॉस्पिटल में जाओगे नहीं, एडमिट हो ही नहीं जाओगे, नहीं। पहले आप मेडिकल से मेडिसिन लेके आए, कॉलपाल 625 mg में लेके आए, 500 mg में ले आए, एक एंटीबायोटिक के साथ आप खा लीजिए, ठीक है। लेकिन आपका बुखार नॉर्मल हुआ, फिर अचानक आ गया, 2 घंटे के लिए नॉर्मल हुआ, फिर आ गया बुखार। तो आपको अब क्या लगेगा? आपको लगेगा कि यार हमें ये नॉर्मल बुखार नहीं है, अब हमें डेंगू हो गया है। आपको लक्षण भी दिखाई देंगे भैया, आपका खाने का स्वाद खराब हो जाएगा, ठीक है। और पेट में दिक्कतें हो जाएंगी, उल्टी जैसा लगेगा। तो आपको अब आइडिया लग जाएगा कि नहीं, ये समस्या गंभीर होगी, ठीक है। डेंगू हो गया है। तो तत्काल रूप से आप क्या करोगे? जांच करवाओगे। वहाँ पे जैसे ही पता चलेगा डेंगू पॉजिटिव है, तो आप तुरंत तुरंत इलाज चालू कर दोगे अपना, ठीक है। तो ये हो गया द्वितीयक रोकथाम में, कि शुरुआती लक्षणों की पहचान करना और उनका उपचार करना। ध्यान देना, इसमें रोग की शुरुआती लक्षणों की पहचान करना। आपने देखा, आपने मेडिसिन लाया, ठीक है, एक ही खुराक लाया, मेडिकल से लाया, लेकिन बुखार तो नॉर्मल हुआ, फिर वैसे ही हो गया बुखार। तो आपने क्या किया, वहाँ पे शुरुआती लक्षण आपको जो दिखाई दिए भैया, यार बुखार तो उतर ही नहीं रहा है, नॉर्मल दवा का असर यहाँ पे जैसे ही ख़त्म हुआ वैसे फिर बुखार आ गया है, और हमारे खाने का स्वाद भी खराब हो गया है, हमारे पेट में दिक्कत हो रही है, ठीक है। हर एक चीज़ों को आपने नोटिस किया, लक्षणों को पहचाना, आपने टेस्ट करवाया और उसका इलाज तुरंत
उसका उपचार तुरंत स्टार्ट करवा दिया तत्काल रूप से, तो ये सेकेंडरी हो गया। ठीक है, सेकेंडरी रोकथाम ने आपने किया। ठीक है, यहाँ पे आपने सेकेंडरी रोकथाम किया ताकि आपको आगे समस्या ना हो। डेंगू से पता चले कि आपने लापरवाही कर दिया, देरी कर दिया, प्लेटलेट्स आ गया 20,000 30,000, फिर आपके जीवन को खतरा हो सकता है। ये चीज़ हुआ। तो शीघ्र निदान और उपचार। ठीक है, शीघ्र निदान उपचार, नियमित स्वास्थ्य प्रशिक्षण। ठीक है, रोगियों की पहचान और उन्हें आवश्यक चिकित्सा प्रदान करना, ये द्वितीयक रोकथाम के हैं। ठीक है, अब देखिए तृतीयक रोकथाम में क्या है। तृतीयक में क्या है, इसका उद्देश्य क्षति को, ठीक है, जो क्षति हुई है उसको सीमित करना और रोगी के पुनर्वास को सुनिश्चित करना है। तृतीय रोकथाम में चीज़ें थोड़ा गंभीर हो सकती है, फिर हम लोग क्या करते हैं भैया, जो क्षति है इसको सीमित कर दें। ठीक है, यही चीज़ करते हैं। इसमें उपचार में क्या देखेंगे, गंभीर रोगियों को समुचित चिकित्सा प्रदान करना, प्लास्टिक सर्जरी या कृत्रिम उपकरणों का प्रयोग, और पुनर्वास। ठीक है, शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पुनर्वास। ठीक है, देखिए संक्रामक बीमारियों को रोकथाम के उपाय। जो संक्रामक बीमारी हैं इनके रोकथाम के उपाय कौन कौन से। आपके एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न बन सकता है भैया, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक बीमारियों की रोकथाम के उपायों में से एक है, ऐसे करके बन जाएगा। और फिर वहाँ पे ऑप्शन दे देगा। ठीक है, पहला ऑप्शन दे देगा निगरानी। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दे देगा अधिसूचना, तीसरा दे देगा संक्रामक स्रोत पर नियंत्रण। ठीक है, संक्रामक स्रोत पर नियंत्रण, और चौथा दे देगा इनमें से सभी। तो फिर इनमें से सभी करना है, तो हेडिंग आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सारे हेडिंग आपको ध्यान में रखना है। चलिए एक एक को समझते हैं। संक्रामक बीमारियों की रोकथाम के उपाय में पहला क्या है, निगरानी। निगरानी में क्या करेंगे भैया, रोगी के प्रसार को, ठीक है, रोगी के प्रसार के स्रोत और तरीके की पहचान करना। ठीक है, रोगियों और संवेदनशील लोगों को चिन्हित करें। ठीक है, चिन्हित करें। अब देखिए नेक्स्ट, अधिसूचना में जैसे ही आपको पता चले जानकारी, संक्रमण की जानकारी को तुरंत स्वास्थ्य अधिकारियों को दे देना है। जैसे आपको पता चले कि भैया ये चीज़ संक्रमण हो रहा है, ठीक, तो अपने स्वास्थ्य अधिकारियों को सूचना दे दें ताकि उस पर नियंत्रण किया जा सके समय के अनुसार। और तीसरे पॉइंट में क्या है भैया, संक्रमण स्रोत पर नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ में क्या करना है। ठीक है, इसमें आपको शीघ्र निदान करना है। संक्रमण स्रोत पर नियंत्रण कैसे करेंगे, शीघ्र निदान। ठीक है, और रोगियों का पृथक्करण। ठीक है, रोगियों को तुरंत आप पृथक का क्वारंटीन। कोरोना में क्या देखा था, रोगियों को अलग कर देते थे ना, भैया क्वारंटीन हो जाओ 14 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 15 दिन के लिए। तो जो रोग वाहक हैं इनका कंट्रोल करना, इनका नियंत्रण करना। ठीक है, अब चौथे पॉइंट में है संक्रमण श्रृंखला को तोड़ना, इनकी सीरीज को ही तोड़ देना, संक्रमण श्रृंखला को ही तोड़ देना। वो कैसे होगा, सैनिटाइजर आपने देखा होगा क्यों हम लोग यूज करते थे, चैन को तोड़ने के लिए यही करते थे ना, कि एक आदमी से दूसरे आदमी तक ना फैल पाए। तो दूषित वस्तुओं, जल और भोजन को साफ रखना, स्वच्छता बनाए रखना। ठीक है, चैन को तोड़ना। अब पांचवा इंपॉर्टेंट है टीकाकरण और रोग निवारण। नियमित नियमित टीकाकरण कार्यक्रम चलाना, कमजोर व्यक्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। अब देखिए जो आपने थियरी पढ़ा है, ठीक है, अब हम एमसीक्यू लगा लेते हैं। ठीक है, इसी से संबंधित पहला प्रश्न आपके सामने है कि बताइए संक्रामक रोगों के संचरण में, संक्रामक रोगों के संचरण फोमाइट्स का क्या योगदान है। ठीक है, संक्रामक रोगों के संचरण में फोमाइट्स का क्या योगदान है और इसे कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। प्रश्न आप लिख लीजिए और ऑप्शंस आपके सामने हैं, सारे ऑप्शंस आपको पढ़ना है। पहला ऑप्शंस क्या है, एक संक्रामक रोगों का एक माध्यम है। देखिए यह संक्रामक रोगों का एक माध्यम है। फोमाइट्स के बारे में हमको देखना है, क्या बोला जा रहा है कि फोमाइट्स संक्रामक रोग का एक माध्यम है जिसे केवल संक्रमित व्यक्तियों से अलगाव के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। केवल वर्ड आया है, ध्यान देना है। दूसरा क्या है, यह गैर जीवित वस्तुएं हैं जो रोगजनक सूक्ष्म जीवों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने में मदद करती है। इसे भी संक्रमण और स्वच्छता के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। दूसरा दूसरा ऑप्शन हो गया। देखिए ऑप्शंस बड़े रहते हैं, हमारे प्रश्न के ऑप्शंस बड़े रहते हैं और प्रश्न भी बड़ा रहता है, हल्के में नहीं लेना है किसी भी प्रश्न को। तीसरा ऑप्शन बोल रहा है कि यह वायु के माध्यम से रोग फैलाने वाली प्रक्रिया है जिसे मास्क पहनने से नियंत्रित किया जा सकता है। और चौथा ऑप्शन क्या है, यह केवल भोजन के माध्यम से फैलाने वाली बीमारी है, बीमारी से संबंधित है। देखिए फोमाइट्स के बारे में हमने ऊपर आपको दिखाया था। पहले तो हमको क्या करना है भैया, पहले केवल किसमें था, ये केवल है, काटो इसको। ठीक है, डी वाला हमने काट दिया केवल, और यहाँ पे ए वाले में भी था क्या केवल, हाँ यहाँ पे भी केवल है। ठीक है, इसको भी काट दो।
अब सी वाला क्या बता रहा है, अब सी वाला देखना है। ए और डी हमने काट दिया है, केवल केवल लिखा था क्योंकि इसलिए काट दिया। डी बोल यहाँ पे सी वाला क्या बोला, यह वायु के माध्यम से रोग फैलाने वाली प्रक्रिया है जिसे मास्क पहनने से नहीं भैया, मास्क पहनने से नहीं नियंत्रण किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर अब क्या बचा आपका, बी बचा है। फोमाइट्स क्या है, यह गैर जीवित वस्तुएं हैं जो रोगजनक सूक्ष्म जीवों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने में मदद करती हैं। इसे भी संक्रमण और स्वच्छता के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है फोमाइट्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे व्याख्या दिया है, पढ़ सकते हैं। व्याख्या में लिखा है फोमाइट्स गैर जीवित वस्तुएं जैसे कि दरवाजे के हैंडल, कपड़े आदि जो संक्रमण फैलाने वाले सूक्ष्म जीवों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने में मदद करती हैं। इसे नियमित विसंक्रमण और स्वच्छता उपायों से नियंत्रित किया जा सकता है। क्लियर। प्रश्न नंबर सेकंड देखना है, महामारी और विश्व महामारी में क्या अंतर है। ठीक है, मुख्य अंतर बताना है, महामारी और विश्वव्यापी महामारी में क्या अंतर है। यहाँ देखिए ए वाला ऑप्शन पढ़ना है, महामारी एक छोटे क्षेत्र तक सीमित होता है जबकि विश्वव्यापी महामारी केवल केवल गांवों तक सीमित रहता है। ठीक है, ध्यान देना है, केवल आया है। अब देखिए बी वाला बताया जा रहा है कि महामारी एक क्षेत्र में रोग के मामलों को अप्रत्याशित वृद्धि को दर्शाती है जबकि विश्वव्यापी महामारी कई देशों या पूरे विश्व में फैलती है। बी वाला ऑप्शन। और सी वाला क्या है भैया, ऊपर हमने थियरी में पढ़ा है महामारी। ठीक है, विश्वव्यापी महामारी में महामारी केवल वर्ड आ गया है। ठीक है, वायरस जनित रोग को संदर्भित करता है जबकि विश्वव्यापी महामारी बैक्टीरिया रोग को। महामारी केवल, अब देखिए केवल आया तो हम ऐसे ही काटेंगे, ऐसे ही काटेंगे, दो ऑप्शन काट दिया हमने। ठीक है, ऊपर पढ़ेंगे, ऊपर वाला ये वाला ऑप्शन क्या है, महामारी एक छोटे क्षेत्र और जबकि विश्व व्यापार में और इसमें भी केवल है। ठीक है, केवल गाँव, और गाँव तक नहीं भैया, इसका नाम ही है विश्वव्यापी महामारी, पूरे विश्व में फैला जो रहता है। ठीक है, तो ये केवल गाँवों की बात है, इसको भी काट दो, बी वाला आपका राइट हो जाएगा। बी वाला क्या बोल रहा है कि महामारी एक क्षेत्र में रोग के मामलों को अप्रत्याशित वृद्धि को दर्शाता है जबकि विश्वव्यापी महामारी कई देश या पूरे देश विश्व में फैलता है। क्या करेक्ट हो जाएगा, बी वाला। ये अंतर हो गया महामारी और विश्वव्यापी महामारी में। महामारी यहाँ पे लिखा है, देख सकते हो, महामारी किसी समुदाय या क्षेत्र में एक रोग के मामले में अचानक वृद्धि को दर्शाती है जबकि विश्वव्यापी महामारी पेंडेमिक जिसको बोलते हैं कई देशों में एक साथ फैलने वाली रोग को दर्शाती है। क्लियर। प्रश्न नंबर थर्ड देखना है, घटना दर और प्रजनन दर के बीच में क्या मुख्य अंतर है। घटना दर और प्रजनन दर के बीच में क्या डिफरेंस है। पहला ऑप्शन है कि घटना दर वर्तमान रोगियों की संख्या पर आधारित होती है जबकि प्रजनन दर केवल नए मामलों पर। घटना दर एक निश्चित अवधि में नए मामलों की संख्या को मापती है जबकि प्रजनन दर किसी निश्चित समय पर मौजूद कुल रोगियों की मापती है। ऊपर थियरी में हमने क्या बताया था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। घटना दर किसी निश्चित समय अवधि में नए मामलों की संख्या को मापती है जबकि प्रचलन दर किसी निश्चित समय पर मौजूद सभी रोगियों की संख्या मापती है। प्रश्न नंबर 4 देखना है, रूढ़ता दर और मृत्यु दर के बीच क्या संबंध है। ठीक है, रूढ़ता दर केवल संक्रमी बीमारियों पर लागू होती है जबकि मृत्यु दर सभी बीमारियों पर। यहाँ पे रूढ़ता दर बीमारी के कारण होने वाले नुकसान की सीमा को दर्शाती है जबकि मृत्यु दर बीमारी से हुई कुल मौतों को मापती है। ठीक है, रूढ़ता दर बीमारी के प्रति व्यक्ति खर्च को दर्शाती है जबकि मृत्यु दर स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को। यहाँ पे ऑप्शंस क्या है, इसका करेक्ट बी वाला करेक्ट हो जाएगा। क्या है भैया, यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा है, आप इंग्लिश में भी देख लेना। ठीक है, बहुत से कमेंट आते हैं कि सर इंग्लिश में नहीं, आप लिखते हैं किसी बीमारी के कारण व्यक्ति की समान स्वास्थ्य सीमित में गिरावट को दर्शाती है जबकि मृत्यु दर बीमारी के कारण होने वाली मृत्यु संख्या को मापती है। क्लियर। प्रश्न नंबर 5 देखना है, निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक रोग निरोध है। ठीक है, प्राथमिक रोकथाम का उदाहरण नहीं है, पूछा है। ठीक है, पहला हमने पढ़ा था, ऊपर थियरी में पढ़ा था, टीकाकरण कार्यक्रम है। ठीक है, पोषण स्तर में सुधार है, स्वच्छ जल की उपलब्धता है, लेकिन रोग का शीघ्र निदान, अरे भैया रोग का शीघ्र निदान नहीं होता है इसमें। ठीक है, हम रोग को होने ही नहीं देते हैं, रोग को होने से पहले ही उसका उपाय कर लेते हैं, वही आपका हो गया प्राथमिक रोकथाम। ठीक है, रोग का शीघ्र निदान होता है आपका द्वितीयक में। ठीक है, द्वितीयक रोकथाम में, इसका बी करेक्ट हो जाएगा। प्राथमिक रोग होने से पहले उसकी रोकथाम पर केंद्रित होता है। रोग का शीघ्र निदान सेकेंडरी द्वितीयक रोग निरोध के अंतर्गत आता है। क्लियर।
प्रश्न नंबर 6 देखना है, जो इन्फेक्शन है, ठीक है, इन्फेक्शन सीरीज है, ये किस घटक को प्रभावित करके वायु वाहित रोगों को रोका जा सकता है? संक्रमण स्रोत, या फिर रोग वाहक, या फिर संवेदनशील मेजबान, या फिर रोगजनक का माध्यम? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रोगजनक का माध्यम। क्लियर। वायु वाहित रोगों को रोकने के लिए संक्रमण श्रृंखला के माध्यम जैसे कि हवा को नियंत्रित किया जा सकता है। इसके लिए मास्क का उपयोग और वेंटिलेशन सिस्टम में सुधार करना। ठीक है। प्रश्न नंबर 7 देखना है, ठीक है, सेकेंडरी, ठीक है, सेकेंडरी रोकथाम का उद्देश्य क्या है? ठीक है, सेकेंडरी या द्वितीयक रोकथाम का उद्देश्य क्या है भैया? ये बीमारी के कारण होने वाली विकलांगता को कम करना, और बीमारी के कारण होने वाली विकलांगता को कम करना, क्या ये है? या फिर दूसरा ऑप्शन देखिए, रोग के प्रारंभिक लक्षणों को शीघ्र पता लगाकर रोग की वृद्धि को रोकना, या फिर रोगियों को उनके घरों में पृथक करना, या फिर केवल गंभीर रोगियों को उपचार करना। केवल आया है काटो रोगियों को उनके घरों में पृथक करना, ये भी काटो बीमारी के कारण होने विकला, अरे यार इससे कोई मतलब ही नहीं है। का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, द्वितीयक रोकथाम में प्रारंभिक लक्षणों का शीघ्र पता लगाकर और लगाकर रोग की वृद्धि को रोका जाता है। ठीक है, यहाँ पे व्याख्या भी पढ़ सकते हो। तो अब देखिए, निगरानी और अधिसूचना, ठीक है, निगरानी और अधिसूचना में मुख्य अंतर क्या है? निगरानी केवल गंभीर, केवल आया है काट दो, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। निगरानी में बीमारी के प्रसार की पूरी प्रक्रिया का मूल्यांकन किया जाता है, जबकि अधिसूचना में केवल प्रारंभिक रिपोर्टिंग होती है। और उसको 80 वाला पढ़ना है। निगरानी, ठीक है, सी वाला क्या है? निगरानी सरकारी अधिकारियों द्वारा की जाती है, जबकि अधिसूचना स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा। ये भी गलत हो जाएगा। निगरानी और अधिसूचना एक ही प्रक्रिया के दो नाम है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अब देखिए, यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे केवल आया तो ये काटना नहीं है कि ऑप्शंस को आप समझना है। ठीक है, मैंने बोला था कि हर एक में ये ट्रिक लागू नहीं होगी, हर एक में ट्रिक में लागू नहीं करोगे कि केवल आपको दिख जाए तो आपको आंसर को काट देना। नहीं भैया, इसका राइट आंसर बी ही होगा। निगरानी में बीमारी के प्रसार की पूरी प्रक्रिया का मूल्यांकन किया जाता है, बात सही है। ठीक है, जबकि अधिसूचना में केवल प्रारंभिक रिपोर्ट होती है। केवल आप अधिसूचना क्या आपको बोलते हैं, केवल रिपोर्टिंग ही करते हो ना अपने उच्च अधिकारियों को कि भैया हमने टीका लगा लिया, हमने टीका नहीं लगाया, इतने लोगों को लगाया, क्या किया। ठीक है, वहाँ पे आप उस पर कार्रवाई नहीं करते हो कि क्यों नहीं लगाया, उसकी कार्रवाई आप करो। क्यों नहीं दवा ख़त्म हो गई, क्यों नहीं ख़त्म, उस पर कार्रवाई आपका काम नहीं है। आपका काम रिपोर्टिंग करना होता है जो आपने किया। ठीक है, निगरानी एक सतत प्रक्रिया है जिसमें बीमारी के प्रसार और उसके कारणों का मूल्यांकन किया जाता है। अधिसूचना में केवल बीमारी की शुरुआती रिपोर्टिंग शामिल होती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 देखना है, टीकाकरण द्वारा सक्रिय प्रतिरक्षण कैसे प्राप्त होता है? शरीर में एंटीबॉडी का प्रत्यक्ष इंजेक्शन देकर। ठीक है, टीकाकरण द्वारा जो टीकाकरण आप कर रहे हो इसमें सक्रिय प्रतिरक्षण कैसे प्राप्त होता है? शरीर में एंटीबॉडी का प्रत्यक्ष इंजेक्शन देकर, या फिर रोगजनक की कमजोरियां निष्क्रिय रूप का परीक्षण कराकर, या फिर केवल स्वस्थ व्यक्तियों पर दवाओं का परीक्षण करके, या फिर प्राकृतिक रूप से संक्रमण के संपर्क में न आने के। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, रोगजनक के कमजोर या निष्क्रिय रोग का परिचय कराकर। ठीक है, सक्रिय, देखिए यहाँ पे सक्रिय प्रतिरक्षण में शरीर को रोगजनक के कमजोर या निष्क्रिय रूप से संपर्क में लाया जाता है ताकि शरीर स्वयं एंटीबॉडी का उत्पादन कर सके, एंटीबॉडी का उत्पादन कर सके। क्लियर। प्रश्न नंबर 10 देखना है, सामाजिक रोग निरोधन। ठीक है, सामाजिक रोग निरोधन के अंतर्गत कौन सी कार्रवाई नहीं की जाती है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? व्यक्तिगत स्वच्छता को बढ़ावा देना, या फिर पोषण स्तर में सुधार, या फिर संक्रमित व्यक्तियों का टीकाकरण, या फिर अच्छी आवास सुविधा प्रबंध। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संक्रमित व्यक्तियों का टीकाकरण। ठीक है, सामाजिक रोग निरोधक सामूहिक उपायों जैसे कि स्वच्छता, पोषण सुधार पर केंद्रित, जबकि टीकाकरण एक व्यक्तिगत सुरक्षा उपाय है। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 देखना है, संक्रमण स्रोत को नियंत्रित करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संक्रमित व्यक्ति को समुदाय से अलग करना, या फिर केवल टीकाकरण करना, या फिर सामाजिक दूरी बनाए रखना, या फिर संक्रमित वस्तुओं को नियमित रूप से विसंक्रमण करना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संक्रमित व्यक्ति को समुदाय से अलग करना। संक्रमण के स्रोत को नियंत्रित करने के लिए ध्यान देना है, संक्रमण स्रोत को नियंत्रित करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका यही है कि भी जो व्यक्ति हैं, ठीक है, उनको समुदाय से अलग कर, उनको क्वारंटीन कर दो। ठीक है,
अलग कर दो। संक्रमण के स्रोत को नियंत्रित करने के लिए संक्रमित व्यक्ति द्वारा पृथक्करण सबसे प्रभावी, ठीक है, तरीका है, ताकि रोग अन्य लोगों में न फैल सके। जो कोरोना के टाइम क्वारंटीन करते थे, यही। देखिए, स्वास्थ्य शिक्षा, नेक्स्ट प्रश्न है, स्वास्थ्य शिक्षा का दीर्घकालिक उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य शिक्षा का दीर्घकालिक उद्देश्य क्या है? लोगों को बीमारी के उपचार के लिए प्रशिक्षित करना, समुदाय में जागरूकता बढ़ाकर स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना, केवल बीमारियों को रोकथाम पर ध्यान देना, स्वच्छता अभियानों को बढ़ावा देना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्वास्थ्य शिक्षा का दीर्घकालिक उद्देश्य समुदाय में जागरूकता बढ़ाना, ताकि स्वास्थ्य जीवन शैली को अपनाया जा सके और लोगों स्वयं रोगी की रोकथाम के उपाय कर सकें, ठीक है, रोगों की रोकथाम के उपाय कर सकें स्वयं। प्रश्न नंबर 13 देखना है, तीसरे स्तर के रोग, ठीक है, तीसरे स्तर के रोग निरोध का मुख्य लक्ष्य क्या है? तीसरे स्तर का बताइए। हमने प्राथमिक बताया था, द्वितीयक बताया था और तृतीयक बताया था। तो यहाँ पे तृतीयक रोकथाम में क्या आ जाता है? रोग की पुनरावृत्ति को रोकना, रोग को प्रारंभिक अवस्था में निदान करना, प्रारंभिक अवस्था में निदान करना, या फिर क्षति और असमर्थता को सीमित करना और रोगियों को पुनर्वास। यही तो सही है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो क्षति हुई है उसको सीमित करना होता है, ठीक है। तृतीय रोकथाम का मुख्य लक्ष्य है, ठीक है, तृतीय रोकथाम का मुख्य लक्ष्य रोगी की क्षति और विकलांगता को कम करना और पुनर्वास के माध्यम से उसके जीवन को गुणवत्ता को सुधार करना। प्रश्न नंबर 14 देखना है, संक्रामक रोग श्रृंखला के किन किन घटकों को प्रभावित करके मलवाहित रोग को रोका जा सकता है? तो ध्यान देना है, फिगर के माध्यम से भी समझाया था, थ्योरी के माध्यम से। मक्खियाँ, भोजन, उंगलियाँ, केवल संवेदनशील व्यक्ति। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यही ए वाला होगा, मक्खियाँ, भोजन और उंगलियाँ। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है क्या भैया, संक्रामक रोगों को नियंत्रण में विसंक्रमण का उद्देश्य क्या है? इन्फेक्शन क्यों महत्वपूर्ण है? बताइए, क्यों महत्वपूर्ण है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये रोग जनक को पूरी तरह खत्म कर देता है, या रोगी को बीमारी से बचाने के लिए एंटीबायोटिक प्रदान करता है? नहीं भैया, एंटीबायोटिक क्यों प्रदान करेगा? यह रोगी द्वारा छोड़े गए संक्रमित सोजों, और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब आपको हेडिंग डाल के रखना है क्या भैया, जीवाणुओं से कौन कौन से रोग होते हैं, जीवाणुओं के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बारे में हम देखेंगे, बैक्टीरियल इन्फेक्शन डिजीज। आपको हेडिंग डालना है कि जीवाणु जनित रोग, ठीक है, बैक्टीरियल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज, ठीक है। पहला है टाइफाइड, पहला है टाइफाइड, ठीक है, टाइफाइड। इसमें आपको क्या क्या ध्यान देना है भैया? इसमें आपको ध्यान देना है, रोगजनक लिख लेना है कॉपी में, फैलता कैसे है वो लिखना है, प्रभावित अंग क्या होते हैं इससे प्रभावित, क्या, छोटी आंत और पेट, अमाशय, ठीक है। और लक्षण, इसमें बुखार होता है 39 सेंटीग्रेड से 40 सेंटीग्रेड और अमाशय में दर्द होता है। जांच का नाम विडाल टेस्ट, आपने करवाया होगा विडाल टेस्ट, ठीक है। और इसकी औषधि को भी ध्यान में रखना है, एंटीबायोटिक टेरामाइसिन वगैरह दिया जाता है। और टाइफाइड ज्वर को हाथ का बुखार भी बोलते हैं, ठीक है, हाथ का बुखार भी कहते हैं। मेडिकल बनवाने गए होंगे तो ये वर्ड आपने देखा होगा, हाथ का बुखार, ठीक है। यहाँ पे लक्षण को दिया, देखिए इस व्यक्ति को है, इसके पेट में दर्द है, ठीक है, एब्डोमिनल में पेन है और हाई फीवर भी है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर के माध्यम से भी चीज़ें हैं। और गंभीर मामलों में आंत में छेद और मृत्यु भी हो सकती है, इसको हल्के में नहीं लेना है टाइफाइड को। ये देखिए, एक नई चीज़ मैंने आपको बोला था, कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो आपको नई चीज़, इसके इतिहास के बारे में जाते हैं। तो एक टाइफाइड मैरी के नाम से एक महिला थी, ठीक है, महिला थी, इनका नाम क्या है भैया, मैरी मेलोन, इनका उपनाम टाइफाइड मैरी, ठीक है। क्या हुआ था, ये पेशे से एक रसोइया थी, मतलब ये खाना बनाती थी, घर में जा जा कर लोगों को खाना बनाती थी, और खाना खाना बनाती थी, उसके द्वारा वर्षों तक टाइफाइड वाहक के रूप में टाइफाइड फैलाती रही। इनको टाइफाइड हुआ था, इनको पता ही नहीं चला था, और घर घर में जा जा के लोगों को खाना बना रही थी। अब खाना बना रही थी तो उनके माध्यम से कई लोग टाइफाइड के शिकार हुए, और ये वर्षों तक टाइफाइड का वाहक के रूप में टाइफाइड फैलाती रही, ठीक है, वाहक के रूप में ये टाइफाइड फैलाती रही। तो इन्हीं के नाम पे ही रखा गया टाइफाइड फीवर, ठीक है, टाइफाइड बुखार। मैरी मेलोन जिनका नाम था, ठीक है,
टाइफाइड मैरी, तो इन्हीं के नाम से भैया टाइफाइड बुखार पड़ा। अभी आपको पता नहीं हुआ था, अब आपको पता चल गया होगा ये। ठीक ठीक है, यहाँ पे लिखा है इंग्लिश में भी। देखिए हैजा के बारे में, कॉलरा, ठीक है, पता ही होगा। इसके रोगजनक के बारे में क्या है भैया, रोगजनक लिखना है। इस बीमारी की खोज किसने की, रॉबर्ट कोच ने की थी, ठीक है। और हैजा दूषित जल और भोजन से फैलता है। इसमें उल्टी और दस्त हो जाते हैं। अब रोगी के शरीर में जल की कमी हो जाती है, क्योंकि उल्टी दस्त होने से भैया जल जो है शरीर से बाहर निकल जाता है, और जिसके परिणाम स्वरूप प्यास बहुत लग जाती है। तो आप उपचार में क्या देते हो, ओआरएस देते हो, और टीका भी देते हो। टीका का इस जो इनका टीका था, हैजा का टीका जो था, उसकी खोजकर्ता लुईस पास्चर भी ने जो थे, उन्हीं ने खोज किया था, लुईस पास्चर ने। तो ये भी आपको ध्यान में दे रखना है, ठीक है। एंटीबायोटिक का नाम भी ध्यान में रखना है, जो दवा दी जाती है। देखिए निमोनिया, निमोनिया से प्रभावित अंग कौन से हैं भैया, फेफड़ा है, ठीक है। फेफड़ा प्रभावित अंग है, ठीक है, जो आपके वायु कोष्ठक में तरल भर जाता है। आप कभी करवाए होंगे, ठीक है। एक्सरे, चेस्ट एक्सरे करवाए होंगे तो पता चला होगा, ये चीज़ लिख के आता है, ठीक है। जो भर जाता है, खांसी वगैरह ज़्यादा दिन तक आती है, तो पता चलता है कि ब्रोंकाइटिस, ऐसे करके लिख के आता है, ठीक है। तो वही है, फिर पानी के रूप में फ्लूइड्स भर जाते हैं, ठीक है। अब ये जो है इनके आपको रोगजनक को ध्यान में रखना है, ठीक है। लक्षण क्या है, सांस लेने में दिक्कत होती है, गंभीरता मालूम है, त्वचा उठा और हाथ की उंगलियों के नाखूनों को रंग धूसर से लेकर नीला तक हो जाते हैं। ये ड्रॉपलेट के माध्यम से ध्यान देना है। ये देखिए छींक रहे हैं, ठीक है। ये छींक रहे हैं और स्वस्थ व्यक्ति में आ रहा है ड्रॉपलेट के माध्यम से निमोनिया। और भी चीज़ें हैं ड्रॉपलेट के माध्यम से जो फैलती हैं, जैसे तपेदिक, ये भी ड्रॉपलेट के माध्यम से ही यहाँ पे देखेंगे, ये भी ड्रॉपलेट के माध्यम से है, फैलता है। यहाँ पे देखिए ड्रॉपलेट्स, लार से संक्रमित दूध से, और प्रभावित अंग फेफड़ा। रोगजनक आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, रोगजनक ध्यान में रखना है। अजास का नाम भैया आपने सुना होगा, मॉन्टॉक्स टेस्ट आपने सुना होगा, ठीक है, मॉन्टॉक्स टेस्ट सुना होगा, ठीक है। इसमें क्या लगाते हैं टीका, तो 12 घंटा के बाद दूसरे दिन पता चलता है, उस एरिया को मार्क भी कर देता है, ठीक है। जो लैब का आता है, ठीक है, लेके जाने के बाद सैंपल यहाँ पे मार्क कर देगा, ठीक है। तो उसका कलर लाल पानी या फिर ब्लैक, काला, ऐसे कुछ हो जाता है, ठीक है। तो पता चलता है कि इनको टीबी है, ठीक है। देखिए ट्यूबरक्लोसिस के सिम्टम, बुखार भैया आते हैं, ठीक है, बुखार भी आता है, ठीक है। वेट लॉस में, ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ब्लड इन कप, कप के साथ ब्लड भी आता है, ये सिम्टम है। और यहाँ पे दवा के नाम भी दिया है, ठीक है। आपको इन सब चीज़ों को इसके देखिए, इसके बीसीजी वैक्सीन्स, ठीक है। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, ये 24 मार्च को वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे भी मनाया जाता है, ध्यान देना है। 24 मार्च को वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट है गला घोटू, ठीक है, गलघोटू, डिप्थीरिया। डिप्थीरिया जहर स्रावित करता है। यहाँ पे क्या मैंने बोल दिया, ये चीज़ लिखना देखना। जो डिप्थीरियो टॉक्सिन होता है, ये जहर स्रावित करता है। देखिए रोगजनक, रोगजनक के बारे में आपको ध्यान में रखना है। फैलता कैसे है, ड्रॉपलेट या फिर लार से। और प्रभावित अंग गला और नाक, ठीक है। गले में कृत्रिम झिल्ली बन जाती है, जो गले को जाम कर देती है, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पे देखिए गला है ना, कृत्रिम झिल्ली बन जाती है, गले को जाम करके रख देता है। देखिए अब टिटनेस के बारे में देखना है। टिटनेस में क्या होता है, जो आपके ये मांसपेशियाँ होती हैं एकदम जकड़ जाती हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए रोगजनक आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और इस बीमारी को लौगजा या धनुस्तम या धनुष्टाकार कहते हैं, ठीक है। देखिए टिटनेस जीवाणु कई पालतू जानवरों के हाथ में रहते हैं, और इनके मल के साथ इनके स्पोर बाहर आ जाते हैं। जब जो मल है, ठीक है, शुष्क हो जाता है, तो ये हवा के माध्यम से विभिन्न स्थानों, जैसे मिट्टी, लोहा, पत्थर आदि में फैल जाते हैं, और कई सालों तक जीवित रहते हैं। और जीवित रहते हैं तो भैया क्या, ये ब्लड के माध्यम से भी फैलते हैं, जैसे कि घाव के माध्यम से। देखिए घाव के माध्यम या चोट से लगे स्थानों पर स्पोर मानव शरीर में प्रवेश करते हैं, और शक्तिशाली जहर, ठीक है, को स्रावित करते हैं, ठीक है। तो ये जैसे कि यहाँ पे देखिए, इस पैर में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये पैर में कील चुभा, यहाँ पे घाव हुआ, फिर ये टिटनेस आके यहाँ पे
संक्रमित कर देगा, ठीक है। इस बीमारी से क्या तंत्रिका तंत्र पर आक्रमण करती है और गर्दन जबड़े की पेशी अकड़ जाती है और अंततः जबड़ा लाक हो जाता है। क्लियर। टेटनस के बारे में हमने देख लिया। यहाँ पे टेटनस का वैक्सीन भी दिया है, आप इसको भी ध्यान में रखना है। टेटनस टॉक्साइड टीटी, अब इसका नाम भी तो बदल दिया गया है। अब देखिए वोपिंग कफ, इसके रोगजनक के बारे में ध्यान देना है। फैलता कैसे है? ड्रॉपलेट के माध्यम से, त्वचा के संपर्क में आने से, प्रभावित अंग ध्यान में रखना है, लक्षण आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उपचार में क्या है? डीपीटी का टीका, सामान्यतः ये बच्चों में होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये इसका टीका है और ये बच्चा है जो हुआ है, इस रोग का शिकार हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग के बारे में आपको रोगजनक पहले ध्यान देना है, उसके बाद संक्रमण ध्यान देना है, किस तरीके से फैलता है, प्रभावित अंग, तंत्रिका और आँख और नाक और त्वचा। लक्षण आपको ध्यान में रखना है। इस रोग को हैंसन का रोग भी कहते हैं, ठीक है। हैंसन का रोग भी कहते हैं। उपचार में आप औषधि का नाम ध्यान में रखना है, ठीक है। प्लेग की बीमारी, ये तो इसके देखिए रोगजनक आपको ध्यान में रखना है। ये रोगजनक है, ठीक है। इसके बैक्टीरिया छड़ाकार होते हैं, ठीक है, छड़ाकार होते हैं। या चूहे के माध्यम से होता है, चूहे के माध्यम से पिस्सू में जाता है, पिस्सू के माध्यम से फिर ये मनुष्य में आता है, ठीक है। अब देखिए इसको क्या बोलते हैं, ये इसको काली मौत के नाम से भी बोलते हैं प्लेग को, ठीक है। चूहों की बीमारी है लेकिन मनुष्यों में ये बीमारी हो जाती है। वाहक वाहक कौन है? पिस्सू, ठीक है। पिस्सू जो चूहे पर पाए जाने वाले पिस्सू, जिसका वैज्ञानिक नाम ये दे रखा है, वैज्ञानिक नाम आपको भी ध्यान में रखना है। प्लेग, ठीक है। प्लेग के बारे में और भी देखेंगे। संक्रमित त्वचा के सीधा संपर्क और ड्रॉपलेट से भी इसका संक्रमण होता है। यह लसिका ग्रंथि रक्त फेफड़ों को प्रभावित करती है। उपचार में चूहों के स्थान से दूर रहना चाहिए भैया, और सल्फाडक्स और औषधि WHO, देखिए WHO किसी टीकाकरण का सलाह भी नहीं देता है, ठीक है। अब देखिए हम ट्रेकोमा के बारे में देखेंगे भैया। ट्रेकोमा रोगजनक के बारे में आपको देखना है, प्रभावित अंग देखना है, ठीक है। ट्रेकोमा से अंधापन अपरिवर्तनीय है, ठीक है। व्यक्तिगत संपर्क, ठीक है, व्यक्तिगत संपर्क से ये भी होता है, जैसे कि हाथों, कपड़ों, बिस्तर, कठोर सतहों के माध्यम से। संक्रमित व्यक्ति की आँखों या नाक से निकलने वाली स्राव संपर्क में आने से, मक्खियों के संपर्क में आने से फैलता है। इसमें कार्निया को स्थायी रूप से नुकसान कार्निया को नुकसान पहुंचा सकता है। ये उपचार में भी प्रतिजैविक सर्जरी होती है इसकी, ठीक है। देखिए पेप्टिक अल्सर के बारे में इम्पॉर्टेंट है। पेप्टिक अल्सर, इसके रोगजनक को, प्रभावित अंग को, ठीक है, और भी चीज़ें हैं। उपचार में आपने देख और जो भी चीज़ें आप यहाँ पे देख लेना, ठीक है। ये वारेन और मार्शल ने, देखिए ध्यान देना एक चीज़, वारेन और मार्शल को इस खोज के लिए सन 2005 में संयुक्त रूप से चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार मिला था। पेप्टिक अल्सर, उच्च अम्लता और एस्पिरिन के उपयोग से पेप्टिक अल्सर हो सकता है, ठीक है। एस्पिरिन आप खाए होंगे, ठीक है, एस्पिरिन आपको पता होगा ना। एस्पिरिन अगर उच्च अम्लता पेट में है और एस्पिरिन के उपयोग से भी पेप्टिक अल्सर होता है, ठीक है। देखिए एंथ्रेक्स भी आपका, ये सभी हम जो पढ़ रहे हैं भैया, ये सभी बैक्टीरिया से होने वाले रोग के बारे में पढ़ रहे हैं। एंथ्रेक्स के बारे में देखना है। ये भी, इसके भी जो बैक्टीरिया होते हैं छड़ाकार होते हैं, ठीक है। ये आप पढ़ लेना। ये भी जंगली जानवरों, घरेलू मक्खी जंगली जानवरों को प्रभावित करता है। संक्रमित जानवर या दूषित पशु उत्पादों के संपर्क में आने पर मनुष्य एंथ्रेक्स से बीमार हो सकते हैं। अब देखिए पायरिया भी ये मसूड़ों का रोग है, ठीक है। मसूड़ों का रोग है और इसको ध्यान देना है। पायरिया आमतौर पर मुंह में बैक्टीरिया संक्रमण के कारण होता है, जो दांतों के आसपास के ऊतकों को संक्रमित करता है। विटामिन सी युक्त भोजन खाने की सलाह दिया जाता है, ठीक है। पायरिया के बारे में आपको ध्यान में रखना है। अब सिफिलिस, ये भी यौन संचारित रोग है। सिफिलिस यौन संचारित रोग है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, शिश्न या फिर शिश्न व फिर
यौन में लाल रंग के दाने बाद में शरीर पर चकते व अंत में हृदय, यकृत, मस्तिष्क प्रभावित होते हैं। इसके उपचार में पेनिसिलिन प्रतिजैविक का उपयोग किया जाता है। क्लियर। अशुजा गोनोरिया यह भी एक यौन संचारित रोग है भैया, ठीक है, यह भी यौन संचारित रोग है और इसके जीवाणु का नाम क्या है, गोनरियाई, ठीक है, जिसका देखिए निसेरिया गोनरियाई, गोलाकार इसके जो जीवाणु रहते हैं गोलाकार रहते हैं, नामक जीवाणु से होती है। इस बीमारी में मूत्र जनन पथ के म्यूकस का संक्रमण होता है, जोड़ों में दर्द होता है, महिलाएं बाज हो सकती हैं। इसको उपचार में प्रतिजैविक का उपयोग किया जाता है, ठीक है, फिगर में भी चीज़ें दिखाई गई है। देखिए थियरी में भी आपको लिखना है, जैसे डिप्थीरिया रोड़ी, यहाँ पे कारण दिखना है, प्रसार, ठीक है, लक्षण, ठीक है, निवारण, ये सब कुछ आप पढ़ लेना, ठीक है। देखिए काली काली खांसी के कारण, ठीक है, और प्रसार और लक्षण, ये सभी निवारण, काली खांसी की डीपीटी वैक्सीनेशन आवश्यक है। इसके अलावा काली खांसी के लक्षण दिखने पर चिकित्सक से तत्काल उपचार लेना जरूरी है। देखिए टिटनेस जो हम ऊपर आपको पढ़ाए हैं, ठीक है, कीटाणु संकुचन इसको हिंदी में बोलते हैं। यहाँ पे भी देख सकते हो कारण, प्रसार, लक्षण, ठीक है, ये आप थियरी में लिख लेना। पोलियो, ठीक है, ये एक वायरस संक्रमण आमतौर पर बच्चों को प्रभावित करता है, ठीक है। हम एमसीक्यू बनाएंगे। ये देखिए खसरा, ये भी एक वायरल संक्रमण है जो खसरा वायरस द्वारा उत्पन्न होता है और वायरस श्वसन कणों के माध्यम से फैलता है और गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं को कारण बनता है। प्रसार इसका देख सकते हैं, खांसने या छींकने से फैलता है जो श्वसन कणों को हवा में छोड़ता है। इसके अलावा संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से खसरा फैल सकता है। लक्षण, निवारण देख सकते हैं, MMR वैक्सीन जो लगाते हैं, तपेदिक के बारे में देख सकते हैं, ठीक है। थियरी आप पढ़ लेना, मैं भेज दूंगा आपको, ठीक है। चिकन पॉक्स, कारण, प्रसार, लक्षण, निवारण, ठीक है। रेबीज के बारे में देख लेना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लगाने वाले हैं एमसीक्यू, ठीक है। बैक्टीरिया का कौन सा गुण एंटीबायोटिक प्रतिरोध विकसित करने में सहायक होता है? पहला एमसीक्यू बताइए, बैक्टीरिया का कौन सा गुण एंटीबायोटिक प्रतिरोध विकसित करने में सहायक होता है? ऑप्शन दे रखा है, प्लाज्मिड का स्थानांतरण, स्पोर निर्माण, डीएनए उत्परिवर्तन, और डी ऑप्शन है सेलुलर विभाजन की दर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर ए, प्लाज्मिड का स्थानांतरण। प्लाज्मिड जो बैक्टीरिया में अतिरिक्त डीएनए ले जाता है, एंटीबायोटिक प्रतिरोध जीन को स्थानांतरित करने में सक्षम होता है। क्लियर। टीकाकरण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है बताइए? टीकाकरण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो भैया इसका प्राथमिक उद्देश्य टीकाकरण का है शरीर में दीर्घकालिक प्रतिरक्षा विकसित करना, ठीक है, टीकाकरण का उद्देश्य है। कौन सा बैक्टीरिया संक्रमण टॉक्सिन मेडिएटेड बीमारी का प्रमुख उदाहरण है? ऑप्शन दे रखा है, बताइए। डिप्थीरिया है, टाइफाइड है, टीबी है, कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, डिप्थीरिया। डिप्थीरिया का मुख्य लक्षण इसका टॉक्सिन है जो बीमारी का कारण बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जीवाणु के कौन से कारक इसे प्रतिकूल पर्यावरण परिस्थितियों में जीवित रहने में मदद करता है? ऑप्शन दे रखा है, कैप्सूल निर्माण, एंडोस्पोर गठन, पिलाई, या फिर प्रोटीन संश्लेषण। तो इसका राइट आंसर एंडोस्पोर, ठीक है, गठन। एंडोस्पोर संरचना बैक्टीरिया को प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित रहने में मदद करती है। टीकाकरण के माध्यम से प्राप्त प्रतिरक्षा किस प्रकार की होती हैं? ऑप्शन दे रखा है, बताइए। सक्रिय प्राकृतिक प्रतिरक्षा, निष्क्रिय प्राकृतिक प्रतिरक्षा, सक्रिय कृत्रिम प्रतिरक्षा, निष्क्रिय कृत्रिम प्रतिरक्षा। इसका राइट आंसर सक्रिय हो जाएगा, सी वाला, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है, बताइए प्रश्न नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अब प्रश्न नंबर 7 देखिए। देखिए अब जब आपका रिस्पांस नहीं मिलता है तो मैं भी मन लगा के नहीं पढ़ा पाता हूँ, ठीक है। दिन पर दिन जैसे आपके रिस्पांस कम हो रहे हैं, उससे हम भी आलसीपन दिखा रहे हैं, ढंग से नहीं समझाएंगे आपको, ठीक है। बस ये दिखा दे रहे हैं भैया अपनी फॉर्मेलिटी, जिस प्रकार आप लोग फॉर्मेलिटी बनाते हैं उस प्रकार हम भी बना रहे हैं, ठीक है। मुझे कोई शौक नहीं है चिल्लाने का, ठीक है। रात भर वीडियो शूट करते हैं, एडिटिंग करते हैं, कंटेंट तैयार करते हैं, बहुत मेहनत लगती है, लेकिन कोई मतलब है नहीं। इवन मैं भी बोल देता हूँ यार कि मैंने अपने चैनल को मोनेटाइजेशन नहीं किया है, तो अपना सपोर्ट दिखाया करो भैया, हम भी तो आदमी हैं यार, हमें भी तो चाहिए कुछ चीज़।
तो बैक्टीरिया में कौन सा गुण अनुकूल और विविधता को बढ़ाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? जीन ट्रांसफर। ठीक है, तो बाकी मैं PDF भेज दूंगा, आप पढ़ लेना, नोट्स बना लेना। ठीक है, वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है, गला भी सूख रहा है। ठीक है, बहुत सारा है, आप पढ़ लेना। बाकी इन सारे टॉपिक से 5 नंबर आएंगे। नेक्स्ट पार्ट हम क्या ही बताएं, नेक्स्ट पार्ट लाएं कि ना लाएं। ठीक है, हम दिखा देते हैं कहाँ से प्रश्न बना है इस टॉपिक से। ये आपके पास ऑप्शंस हैं। पहला प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, ये यूपी ट्रिपल एस सी एनम का पेपर है। ठीक है, यूपी ट्रिपल एस सी एनम 92/12 जो भर्ती निकल के आई थी भैया, उसका पेपर है ऑफिशियल। ठीक है, ये मत सोचना कि ऐसे ही बता रहे हैं, ऐसे ही पढ़ा रहे हैं। मैं देखिए, हर एक टीचर आपको पढ़ाते होंगे, ठीक है, अच्छा पढ़ाते होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई ये इतना एग्जैक्ट नहीं बता पाएगा कि इस टॉपिक से इतने प्रश्न आपके पेपर में आते हैं। मैं ये तक भी बता देता हूँ, हर एक टॉपिक में बताया हूँ भैया कि इस टॉपिक से आपके 4 नंबर आते हैं और इस बार भी 4 नंबर पूछे जाएंगे। इवन मैं सारी भर्तियों का, जो भारत के जितने भी राज्य में एनम हुए, किसी भी राज्य से आप पूछ लो को मैं बता दूंगा इस पेपर में इतने टॉपिक दिए तो इससे इतना इतना प्रश्न पूछा जाता है और इतना ही आएगा। गहन अध्ययन जिसको होगा वही बता पाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, पहला 75 नंबर का, किस स्तर की रोकथाम में बचपन में स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना शामिल है? स्वस्थ जीवन शैली, उसके बाद एक वर्ड जोड़ दिया है बचपन। हमने आपको बताया था ना प्राथमिक रोकथाम में कि भैया प्राथमिक रोकथाम में ही तो सिखाया जाता है, रोगी को बढ़ने से रोगी को होने से पहले ही टीकाकरण कर देते हैं। तो बचपन में मैक्सिमम टीकाकरण कब होता है? बचपन में ही होता है ना। तो स्वस्थ जीवन शैली उसमें भी लिखा था, स्वस्थ जीवन शैली मतलब डेली आपका रूटीन, टाइम से नहाना, टाइम से खाना, साफ सफाई रखना, पोषण युक्त भोजन करना, व्यायाम करना, टीकाकरण करना, ये सब कुछ कौन सा, ये स्वस्थ जीवन शैली को ही बढ़ावा देना शामिल है ना। स्वास्थ्य शिक्षा देना, तो ये प्राथमिक, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। थियरी पढ़ा होगा ना तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, बैक्टीरियल जब हम आपको डिजीज बता रहे थे, ठीक है, जीवाणु से होने वाले रोग पढ़ा रहे थे, वोपिंग कप आया था कि नहीं आया था? कुकुर खांसी आया था कि नहीं आया था? किससे फैलता है? देखिए कितना आसान प्रश्न पूछा है। 2 नंबर तो आज की ही वीडियो से हो गए, अभी इसका पार्ट सेकंड आने वाला है, पार्ट 1 में ही, जबकि मैंने मन लगा के पढ़ाया भी नहीं हूँ। आज का वीडियो मन लगा के नहीं पढ़ाया हूँ, क्यों? क्योंकि आपके दिन पे दिन सपोर्ट नहीं हो रहे हैं। देखिए, छोटी बूंद या ड्रॉपलेट से फैलता है, का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, एक प्रश्न और दिखाई दे रहा है, ये तीसरा प्रश्न है, क्षय रोग, टीबी रोग का मुख्य लक्षण क्या है? सभी को पता है, 3 सप्ताह से अधिक खांसी, 1 महीने तक खांसी ही आती रहे, ये कभी कभी क्या होता है? ये इसको काटो। कितना आसान प्रश्न है यार, केवल रात के समय खांसी, इसको काटो। हल्की खांसी, इसको काटो। मतलब यहाँ पे आप, मैंने तो बहुत डीप में जाके पढ़ा दिया आपको। इतना आसान प्रश्न और इतना आसान ऑप्शन, छोटा सा अब जो 10th क्लास का होगा, 9th क्लास का होगा, 8th क्लास का होगा, वो भी कर लेगा कि 3 सप्ताह से अधिक खांसी। कोई प्रश्न है ऐसे? इसी प्रश्न को 3000 लोग ले रहे हैं पढ़ाने के लिए। ठीक है, बड़ी शर्म करना चाहिए उन टीचरों को भैया जो 2000, ठीक है, 2000 3000 में कोर्स करवा रहे हैं, इनाम का पैसा भर भर के कमा रहे हैं, केवल इन सब चीज़ों को लेकर। क्षय रोग का मुख्य लक्षण क्या है बताइए? ऐसे ऐसे प्रश्न बनते हैं, आसान प्रश्न बनते हैं, और 38 टॉपिक। बहुत दुख होता है मुझे, तो आप लोगों को कितना दुख होता होगा। एक प्रश्न और यहाँ पे बना है, ठीक है, यहाँ पे एक और प्रश्न है, चौथा प्रश्न है ये इसी टॉपिक से, खसरा का कारक जीव क्या है? इतना आसान प्रश्न है, बताइए। हालांकि मैं ये पढ़ाया नहीं हूँ, लेकिन नेक्स्ट पार्ट में ये चीज़ आ जाएगा आपका। अभी तो मैंने खसरा के बारे में नहीं पढ़ा है। तो उम्मीद करते हैं, ठीक है, आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बाकी आप लोग जो लोग फी दिए हैं, ठीक है भैया, 200 फी दिए हैं, एक मैंने बहुत पढ़ा दिया, ठीक है, 200 फी दिए हैं। और आप लोगों को हम PDF वीडियो अब नहीं बनाएंगे भैया, पढ़ाएंगे नहीं, वीडियो नहीं बनाएंगे, आपको हम PDF दे देंगे, आप पढ़ लेना, ठीक है, नोट्स बना लेना अच्छे से, कोई मतलब है नहीं यार। उम्मीद करते हैं चीज़ें आप समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ठीक है, और आपके इन सभी से लेकर 17 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपके बचे कितने? 21 टॉपिक, ठीक है।
21 टॉपिक और बचे हैं। अब बाकी आप लोग कहेंगे तो भैया इस चैनल पे तो नहीं पढ़ाएंगे हम, बाकी और आपको वीडियो तो मिल ही जाएगा, बता देंगे हम, वहाँ पे आप पढ़ लेना। PDF आपको ग्रुप में भेज देंगे और हमने आपको हम कलरफुल PDF दे देंगे, ठीक है, अच्छा PDF दे देंगे, वहाँ से आप प्रॉपर तरीके से नोट्स बना लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।